नए न्यूक्लियर ममालिक और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बाज़गश्त एक बार फिर इंटरनेशनल फील्ड और पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज में सुनाई दे रही है। And it intensified in 2022 when Russian President Vladimir Putin accused West of nuclear blackmailing and said, if territorial integrity of Russia is threatened, we will certainly use all the means at our disposal to protect Russia and our people. And this is not a bluff. Who try to blackmail us with nuclear weapons should know that the weather vane can turn and point toward them. इसके बाद सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ने न्यूक्लियर फ्यूचर के बारे में बेतहाशा लिखना शुरू किया और ये बहस चल पड़ी कि न्यूक्लियर फ्यूचर क्या होगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस बात पर एग्री करते हैं कि जो नया मेंबर न्यूक्लियर क्लब में शामिल होगा उसका ताल्लुक जो है वो एशिया से होगा और इसकी बहुत सारी वजूहात भी बताई जाती है। सबसे पहले जब हम साउथ अमेरिका और कैरेबियन की बात करते हैं तो ये ममालिक बुनियादी तौर पर एक ट्रीटी के अंदर जो है वो रह रहे हैं और इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ tlatelolco कि ये स्टेट जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएंगी, लिहाजा ये जो एरिया है, जो रीजन है साउथ अमेरिका का और कैरेबियन, ये न्यूक्लियर फ्री रीजन होगा। इसी तरह जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक ट्रीटी नाफिजुल अमल है और इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पेलेंडाबा। और जब हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पैसिफिक आइलैंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर के हवाले से एक ट्रीटी नाफिजुल अमल है जिसको ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा कहा जाता है। हत्ता के एंटार्क्टिका के ऊपर भी एक ट्रीटी लागू होती है जो कि बाइंड करती है सिग्नेटरी स्टेट्स को कि वो एंटार्क्टिका के रीजन में कोई भी न्यूक्लियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं करेंगी और ना ही कोई मिलिट्री जो वेपन्स हैं उसको डिप्लॉय करेगी। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है। और जब हम यूरोप की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसके बाद आपको पता ही होगा ऑलरेडी जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो नेटो के जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसके अंदर रह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ईस्टर्न यूरोप के जो ममालिक हैं वो ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि वो भी नेटो के जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसके अंडर आ जाए। और इसकी ताज़ा मिसाल फिनलैंड की है जो कि हाल ही में 31st मेंबर बना है नेटो का। तो ईस्टर्न यूरोप और जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे ये बेसिकली जो नेटो का न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो डोमिनेट करता है। लेकिन एशिया की सिचुएशन जो है वो कदरे मुख्तलिफ है। अगर आप एशिया को देखते हैं तो सबसे पहले जो 4 स्टेट्स हैं, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया, ये एनपीटी से बाहर है, ये एनपीटी के मेंबर नहीं है। नॉर्थ कोरिया एनपीटी का मेंबर था लेकिन 2003 में नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी से अपने आप को विड्रॉ किया, अब वो एनपीटी का मेंबर नहीं है। दूसरी अहम बात ये है कि एशिया को 21st सेंचुरी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा जा रहा है कि ये जो एशिया है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और ये ग्रेट पावर कंपटीशन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अहमियत रखता है। और यहाँ पे एशिया के जो ममालिक हैं इनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया एंड चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये जो 3 पावरफुल स्टेट्स है ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में यहाँ पे बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। और जब हम एशिया रीजन को डाइसेक्ट करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में, तो जब हम ईस्ट एशिया के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो ईस्ट एशिया में बुनियादी तौर पर हमारे पास चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया और ताइवान। दो ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना, लेकिन जो ताइवान को हम एक सेपरेट एंटिटी लेते हैं। ईस्ट एशिया में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो बार बार मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है और नॉर्थ कोरिया जो है जब वो टेस्टिंग करता है अपने वेपन को, अपने डिफेंस पोस्चर को मॉडर्नाइज करता है तो उससे साउथ कोरिया के लिए और जापान के लिए सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो जाता है और ये भी फिर कोशिश करते हैं कि अपने आप को नॉर्थ कोरिया के बराबर करें। और यहाँ पे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आती है कि चाइना, चूंकि इस वक्त अमेरिका और चाइना का कंपटीशन चल रहा है, तो बुनियादी तौर पर जापान जो है वो चाइना का एडवर्सरी है, जापान नॉर्थ कोरिया का भी एडवर्सरी है। साउथ कोरिया और जापान का जो एडवर्सरी है वो नॉर्थ कोरिया है।
लिहाजा नॉर्थ कोरिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का भी एडवर्सरी है। तो यहाँ पे जो पावर कंपटीशन है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे दो बड़े अहम सीज हैं, एक साउथ चाइना सी और दूसरा ईस्ट चाइना सी। यहाँ पे जो मैरीटाइम क्लेम्स के स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए जगह बनी हुई है। तो कहा यह जा रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो जितना अपने आप को मॉडर्नाइज करेगा, उससे चूंकि साउथ कोरिया के लिए और जापान के लिए सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट होगा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि साउथ कोरिया में और जापान में अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं, तो अमेरिका भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद साउथ कोरिया और जापान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चले जाए। 2020 की एक रिपोर्ट है कि जापान के पास प्लेटोनियम की जो स्टॉक पाइल है वो 46.1 टन्स है। तो अगर जापान न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाना चाहे तो जा सकता है। साउथ कोरिया के बारे में इसलिए कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ शायद ना जाए क्योंकि वो इस वक्त दरमियान में फंसा हुआ है, चाइना के और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान। वो नहीं चाहता कि वो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे क्योंकि साउथ कोरिया का जो लार्जर पार्ट ऑफ ट्रेड है वो चाइना के साथ है। अगर वो चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो उसकी अपनी इकोनॉमी को नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया है जो उसके लिए मुसलसल एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल तैयार किया है जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स को यूनाइटेड स्टेट्स तक लेके जाने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन जो है वो इतनी तेज़ी के साथ चल रही है। और इसी के साथ साथ एक और जो वेस्टर्न ममालिक है वो ये कह रहे हैं कि मंगोलिया और रशिया का जो हाल ही में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हवाले से जो अग्रीमेंट हुआ है, बेसिकली ये तो पीसफुल है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये पीसफुल नहीं है। रशिया जो है वो चाह रहा है कि मंगोलिया को भी इस न्यूक्लियर रेस में शामिल करें। और ये वेस्ट का कहना है। अभी तक ग्राउंड पे एज सच हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। और ये भी बताना ज़रूरी है कि रशिया के ज़्यादातर जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वो एशिया में डिप्लॉय है। तो ये बेसिकली सिचुएशन बन रही है ईस्ट एशिया की। अब हम बात करते हैं साउथ एशिया की। साउथ एशिया में इस वक्त बुनियादी तौर पर दो न्यूक्लियर ममालिक पाए जा रहे हैं, एक पाकिस्तान है और दूसरा इंडिया। और यहाँ पे आपके इस रीजन में पाकिस्तान भी इंस्टेबल है, फिर श्रीलंका भी इंस्टेबल है, और जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी है। तो ये रीजन जो काफ़ी वॉलेटाइल रीजन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो इस वक्त यूएस का एलाय है और वो बिल्कुल डायरेक्टली चाइना को कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने पावर को चाइना के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चाइना जो है वो भी अपने मिलिट्री पोस्चर को रोज बरोज एडवांस कर रहा है और अपने मिलिट्री पोस्चर को मजबूत कर रहा है। अब यहाँ पे जब चाइना जो है वो मज़ीद अपने मिलिट्री पोस्चर को एडवांस करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स की जो तादाद है उसको ज़्यादा करेगा, तो यहाँ से जो इंडिया है वो भी अपने मिलिट्री जो पोस्चर है उसको मॉडर्नाइज करेगा, अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स की तादाद को ज़्यादा करेगा ताकि वो चाइना को बैलेंस कर सके। अब जब इंडिया जब अपने न्यूक्लियर पोस्चर को मॉडर्नाइज करेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो जाएगा। अब पाकिस्तान भी चाहेगा कि वो अपने पावर को इंडिया के साथ बैलेंस कर सके और पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर पोस्चर को मॉडर्नाइज करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है साउथ एशिया की सिचुएशन है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं जबकि पाकिस्तान के पास 160 है। अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि साउथ एशिया में जो न्यूक्लियर रेस है ये मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी। इसी के साथ हम जब सेंट्रल एशिया की बात करते हैं जिसमें कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और जो तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान के ममालिक शामिल है, यहाँ पे एज सच हमें न्यूक्लियर रेस नज़र नहीं आ रही। और इनकी भी एक ट्रीटी साइन हुई पड़ी है जिन्होंने इनको बाइंड किया है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएंगे। इसी के साथ साथ जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं जिनमें आपके ये गल्फ कंट्रीज़ आ जाती हैं जिसको बेसिकली मिडिल ईस्ट कहा जाता है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी इजराइल बैठा हुआ है, इजराइल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और दूसरी तरफ ईरान है, और इस रीजन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट है, लेबनान क्राइसिस है, फिर लीबिया है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो इन्वायरमेंट है बड़ा टेंस इन्वायरमेंट है।
और चूंकि अब यूएस की वहाँ पे पावर थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, चाइना बड़ा अहम रोल वहाँ पे प्ले कर रहा है। अब रिसेंटली आपने देखा भी होगा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि इजराइल ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो यहाँ पे ईरान कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स तक रसाई हासिल कर ले। 2016 में ये प्रोग्राम ईरान ने बंद कर दिया था JCPOA के तहत, क्योंकि उन्होंने इस ट्रीटी में ईरान को बाइंड किया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करेगा। लेकिन जब ट्रंप ने इस ट्रीटी से विड्रॉ किया, उसके बाद ईरान ने फिर न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की कोशिश तेज कर दी। अब यहाँ पे अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल करता है तो उससे क्या होगा कि जो गल्फ स्टेट्स है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और बाकी ममालिक के लिए सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो जाएगा, और वो भी कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह अपने मिलिट्री पोस्चर को मज़ीद मॉडर्नाइज करें। तो यहाँ पे भी जो सिचुएशन है वो नज़र ये आ रही है कि यहाँ पे आर्म्स रेस जो है उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। एक और रीजन एशिया का रहता है जिसको हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, जिसमें आपके मलेशिया, ब्रुनोई, वियतनाम, ये बहुत सारे और भी इंडोनेशिया ममालिक आ जाते हैं। यहाँ पे भी जो स्टेट्स हैं इनके आपस में ट्रीटी साइन हुई है जिसको हम ट्रीटी ऑफ बैंकॉक कहते हैं। इस ट्रीटी में बुनियादी तौर पर क्या है कि इस ट्रीटी ने इनको ओब्लाइज किया है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो इन स्टेट्स के लिए बड़ी कंसर्निंग है वो चाइना का एग्रेसिव पोस्चर है साउथ चाइना सी में, जिसकी वजह से वो थ्रेटन फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर आर्म्स रेस की एज सच हमें प्रॉस्पेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये जो एक प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है कि ये जो स्टेट्स हैं शायद वेस्ट के साथ अपने आप को अलाइन करे या चाइना के साथ अपने आप को अलाइन करे इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में। तो बुनियादी तौर पर ये एशिया की सिचुएशन है, और ये एशिया का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया न्यूक्लियर पोस्चर का। अब एक चीज़ के ऊपर स्कॉलर जो एग्री कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पहली स्टेट होगी वो प्रॉबेबली ईरान हो जो कि न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन करें। तो ईरान को समझा जा रहा है कि शायद एशिया से ये पहली स्टेट हो जो न्यूक्लियर क्लब का मेंबर बन जाए। और इसी के साथ साथ जो एशिया है ये बेसिकली नए जो ग्रेट पावर कंपटीशन इस वक्त चल रहा है इसके लिए, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इसके लिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रोल प्ले करेगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एशिया का न्यूक्लियर फ्यूचर क्या हो सकता है।